वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कोलिसिस्टेटिस को डिस्कस करेंगे। कोलिसिस्टेटिस बेसिकली गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन को हम कोलिसिस्टेटिस कहते हैं और 90% केसेस जो है कोलिसिस्टेटिस के पीछे गॉल स्टोन होता है, यानी कि गॉल स्टोन जो है 90% कॉजेटिव एजेंट में शामिल होता है। 90% केसेस में गॉल स्टोन जो है कोलिसिस्टेटिस के कॉजेज में शामिल होता है। कोलिसिस्टेटिस ऑब्स्ट्रक्शन, गॉल स्टोन और ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ट्यूमर फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर एंड कॉमन बाइल डक्ट में और गॉल ब्लैडर में जो स्टोन की फॉर्मेशन होती है उसकी कॉजेज़ का अभी तक पता नहीं चला कि किस वजह से स्टोन की फॉर्मेशन होती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोलिसिस्टेटिस की पैथोफिजियोलॉजी व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय गॉल स्टोन, जब गॉल स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो गॉल ब्लैडर से जो बाइल की प्रोडक्शन होती है वो बाइल नीचे नहीं सीक्रेट होता है, नीचे नहीं पहुंचता और उसकी वजह से यानी किसी वजह से गॉल स्टोन या ट्यूमर की वजह से तो जो बाइल होता है वो लीवर से बाहर नहीं जाता, गॉल ब्लैडर से बाहर नहीं जाता और जिसकी वजह से वो बाइल जो है इरिटेंट हो जाता है और जो इन्फ्लामेटरी सेल होते हैं वो गॉल ब्लैडर की इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं और 3 से 4 दिन बाद जो है उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। टिपिकली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अगर्स एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो स्टार्ट हो जाता है और गॉल ब्लैडर जो है इनलार्ज हो जाता है और इसे हम एंडीमेटस भी कहते हैं। द वास्कुलर ओक्लूजन along with the bile stasis causes the mucosal lining of the gallbladder to become necrotic। जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है क्योंकि उसके अंदर वास्कुलर ओक्लूजन होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है गॉल ब्लैडर की उसमें निक्रोसिस शुरू हो जाती है जिसे हम टिश्यू इंजरी भी कहते हैं। एट फर्स्ट द बाइल इन द गॉल ब्लैडर इज स्टेराइल। स्टार्टिंग में यानी कि जब शुरू के फर्स्ट डेज होते हैं तो उसमें बाइल जो है गॉल ब्लैडर में स्टेराइल होता है, सेफ होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद बैक्टीरिया जो है उस म्यूकोजल लाइनिंग होती है गॉल ब्लैडर की उसके अंदर इनफिल्ट्रेट हो जाता है और उसके अंदर उसकी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाती है। व्हेन डिजीज इज सीवियर इनफ, जब डिजीज जो है सीवियर कंडीशन की तरफ जाती है तो गॉल ब्लैडर जो है इसमें गैंग्रीन हो जाती है, गैंग्रस हो जाती है, रप्चर भी हो सकता है और स्प्रेड इन्फेक्शन टू द हेपेटिक डक्ट एंड लीवर। इसके अलावा वो इन्फेक्शन जो है गॉल ब्लैडर से जाके लीवर और इसके अलावा हेपेटिक डक्ट में भी जा सकता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ कोलिसिस्टेटिस, नोजिया एंड वोमिटिंग इसके मैनिफेस्टेशन में शामिल है। सीवियर पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिन का जो राइट अपर क्वाड्रेंट है जाइपोइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे, यहाँ पर सीवियर किस्म का पेन होगा। द पेन में भी रिफर टू द राइट शोल्डर एंड स्केपुला, और ये पेन पीछे की तरफ रेडिएट होगा जो शोल्डर बोन है जिसे हम स्केपुला कहते हैं उसकी तरफ। पेन ड्यू टू कोलिसिस्टेटिस और कोलिलिथियासिस, इसे हम कोलिलिथियासिस भी कहते हैं। तो कोलिलिथियासिस या कोलिसिस्टेटिस की वजह से जब पेन होता है तो ऐसा अंदाज़ा हमें होता है, ऐसा हम महसूस करते हैं कि ये कोई कार्डिक प्रॉब्लम है। तो हालांकि ये कार्डिक प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन जो पेन होता है राइट अपर क्वाड्रेंट का वो पीछे स्केपुला की तरफ रेडिएट करता है तो इसमें हमसे मिस्टेक हो जाती है और हम इसको कार्डिक प्रॉब्लम रिकग्नाइज करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फैट इंटॉलरेंस की हिस्ट्री जो है हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, पेशेंट को हम डायग्नोसिस पे ले जाते हैं तो फीकल स्टडीज़ करते हैं, यानी कि जो फीसिस होती है उसको देखते हैं कि उसमें बाइल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है। बिलिरुबिन टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, सीरम में कि बिलिरुबिन की मिकदार ज़्यादा है या कम है। अल्ट्रासाउंड ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड बाइलरी सिस्टम, जो बाइलरी सिस्टम होते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट और इसके अलावा हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट, इसके हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखते हैं कि कोई गड़बड़ तो इसमें नहीं है। अल्ट्रासाउंड ऑफ द गॉल ब्लैडर इज़ हाईली एक्यूरेट इन डायग्नोसिंग कोलिलिथियासिस को डायग्नोस करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है। ऑपरेटिव कोलिंजियोग्राफी इज अ प्रोसीजर इन विच द कॉमन बाइल डक्ट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड विथ रेडियोपैक डाई के जरिए डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। ऑपरेटिव कोलिंजियोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो कॉमन बाइल डक्ट होता है उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं रेडियोपैक डाई के जरिए। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कोलिसिस्टेटिस, बेड रेस्ट इस प्रिस्क्राइब पेशेंट को लॉन्ग टाइम के लिए रेस्ट का कहा जाता है और इसके अलावा NG2 पास करते हैं ताकि लो सक्शन और इसके अलावा लो सक्शन के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं और पेशेंट जो है नथिंग पर ओरल स्टेटस, यानी कि ओरली उसको कुछ भी नहीं देते, ना वाटर और ना ही फूड। दिस अलाउ द GI ट्रैक इंक्लूडिंग द गॉल ब्लैडर टू रेस्ट, तो इसके नतीजे में GI ट्रैक और लीवर जो है वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे चला जाता है। IV फ्लूइड्स आर गिवन टू रिहाइड्रेट, पेशेंट को IV फ्लूइड्स देते हैं ताकि रिहाइड्रेट हो जाए और इसके अलावा रिप्लेस ड्रेनिंग फ्रॉम द NG ट्यूब, अच्छा GI से ड्रेन करते हैं क्योंकि NG ट्यूब के ज़रिए जो फ्लूइड आते हैं लीवर्स के ज़रिए
उसको दोबारा ड्रेन करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। एंटीस्पाज्मोडिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग्स में भी गिवन टू द डिक्रीज पेन, पेन को डिक्रीज करने के लिए एंटीस्पाज्मोडिक जो स्पाज्म मसल स्पाज्म को रिड्यूस करता है, और एनाल्जेसिक ड्रग्स जिसे हम पेन किलर भी कहते हैं, ये पेशेंट को हम देते हैं। एंटीबायोटिक में भी गिवन प्रोफाइलेटिकली भी हम देते हैं। प्रोफाइलेटिकली से मुराद ये है ताकि हम पेशेंट को हमें अंदाज़ा होते कि पेशेंट जो है रिस्क पर है, इन्फेक्शन के रिस्क पर है। इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट इन्फेक्शन की तरफ जा रहा होता है, तो हम एडवांस में एंटीबायोटिक देते हैं। या एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, अगर पेशेंट जो है कोलिलिथियासिस के साथ पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो चुका है, तो उस सूरत पे भी हम स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देते हैं। और इसके बाद परफोरेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर में, तो उस दौरान में भी, परफोरेशन कहते हैं सुराख को, तो उस दौरान भी हम एंटीबायोटिक देते हैं। अ डाइट दैट इज़ लो इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल में भी प्रिस्क्राइब, लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ स्पाइसी फूड इज़ आल्सो सजेस्टेड, स्पाइसी फूड्स को जो है अवॉइड करना है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इज़ यूज टू ट्रीट पेशेंट हु हैज़ मिल्ड और मॉडरेट सिम्टम कॉज बाय द फ्यू स्टून्स। अगर कुछ स्टून्स होंगे तो उसके ज़रिए उसको हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं स्टून्स को ब्रेक डाउन करना। ये एक रेडिएशन प्रोसेस होता है। अगर छोटे छोटे स्टून है तो उसको हम इस प्रोसेस के ज़रिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के ज़रिए ही उस पेशेंट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उस पेशेंट के स्टून को तोड़ दिया जाता है और GI ट्रैक्ट से उसको रिमूव किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कोलिसिस्टेटिस, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिसे हम कोलिसिस्टोमी कहते हैं, कोलिसिस्टेक्मी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं विथ लाइगेशन ऑफ द सिस्टिक डक को काट देते हैं, वेन को भी काट देते हैं और दोबारा उस वेन को जोड़ देते हैं। और इसके अलावा लिप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टोमी, और ये भी कैसा प्रोसीजर होता है जिसमें लेप्रोस्कोपी एक न्यूरो ट्यूब होता है कैमरे के साथ, इसको पेशेंट को एक छोटा सा होल को इंसिस करते हैं, एक होल बनाते हैं, एक सुराख बनाते हैं और उसको लेप्रोस्कोपी को इंटर करते हैं और उसके ज़रिए भी गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। तो इसे हम बेसिकली लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्मी कहते हैं। और ओपन कोलिसिस्टेक्मी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक लार्ज इंसिजन लगाते हैं, यानी कि एक ऑपरेशन होता है जो नॉर्मल ऑपरेशन किया जाता है और उसके ज़रिए गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। तो ये 3 इसके सर्जिकल मैनेजमेंट है। यहाँ पे ये इंसिजन लगाया है, कितना बड़ा इसमें इंसिजन हो चुका है, इसको चीरा गया है और उसके बाद इसको बेसिकली जो कोलिसिस्टेक्मी है उसको रिमूव किया गया है, गॉल ब्लैडर को रिमूव किया गया है और यहाँ पर एक लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हो रहा है, इस कैमरे के ज़रिए हो रहा है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ कोलिसिस्टेटिस, ओरल एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स रिलीव सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट देना ज़रूरी है। ओरल लिक्विड्स एंड लाइट मील यानी कि कम से कम हम उसको ओरली खाना देंगे और ओरल लिक्विड्स भी कम से कम देंगे। फर्स्ट नाइट आफ्टर सर्जरी के फर्स्ट नाइट पे हम उसको कम से कम फूड देंगे। द पेशेंट हैज़ 4 बैंडेजेस एट द पंक्चर साइट ऑन द एब्डोमेन, चेक वाउंड फॉर ओजिंग, वाउंड्स वगैरह को चेक करना है कि उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, पस की फॉर्मेशन तो नहीं हो रही। एसेस वाइटल साइन रूटीनली, रूटीन के मुताबिक वाइटल साइन लेने। द पेशेंट शुड बी एम्बुलेटरी बाय द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव नाइट, पेशेंट जो एम्बुलेटरी होगा फर्स्ट ऑपरेटिव नाइट, पेशेंट को जो है उसको यानी कि केयर देना ज़रूरी है, उठने बैठने में भी पेशेंट को केयर देना ज़रूरी है। पेशेंट आर यूजुअली एबल टू रिज्यूम मॉडरेट एक्टिविटी विद इन 48 to 72 आवर्स, पेशेंट जो है आफ्टर सर्जरी 48 से 72 घंटे के बाद अपनी तमाम एक्टिविटी दोबारा उसकी बहाल हो जाएगी। बिफोर डिस्चार्ज पेशेंट शुड बी एबल टू ईट विदाउट डिफ़िकल्टी एंड वॉक, डिस्चार्ज होने से पहले इस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है कि पेशेंट किसी बग़ैर दिक्कत के पेशेंट जो है उसको चलने फिरने में, खाना पीने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। एंड शुड हैव नो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेशेंट का पेट भारी भी नहीं होना चाहिए, डिस्टेंशन नहीं होना चाहिए, एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग की एविडेंस भी नहीं होनी चाहिए और बाइल लीकेज भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा इंस्ट्रक्ट देम टू इमीडिएटली रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एनी सीवियर पेन, अगर सीवियर पेन हो गया, टेंडरनेस हो गई या एब्डोमिनल गिरत हो गई या बाइल की लीकेज हो गई या इसके अलावा ड्रेनेज हो गई पंक्चर एरिया से, जिस जगह से ऑपरेशन हुआ है उस जगह से ड्रेनेज हो गई, या इसके अलावा पल्स बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसके बाद फ़ौरन बाद जो है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा उसके साथ फ़ौरन रब्ता करना है। असिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, पेन की करेक्टरिस्टिक को असिस करना है। और इसके अलावा साइन ऑफ जॉइंटिस,
स्किन के अंदर जो जॉइंटिस होती है पीलिया उसको ऑब्जर्व करना है। और इसके अलावा स्क्लेरा हो गया आई का, उसको ऑब्जर्व करना है कि आई में ताकि जॉइंटिस की कोई साइन और सिम्टम तो नहीं है। म्यूकोजा मेम्ब्रेन को भी ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द पेशेंट यूरिन स्टूल फॉर अल्टरनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन की अल्टरनेशन होगी तो पेशेंट के स्टूल और यूरिन का कलर जो है वो बिल्कुल येलो होगा। कीप द पेशेंट कंफर्टेबल एंड प्रोवाइड हाइजीन केयर देना है पेशेंट को और कंफर्टेबल रखना है। द पेशेंट इज कीप ऑन NPO नथिंग पर ओलर स्टेटस में पेशेंट को रखना है और क्लियर लिक्विड देना है। एंटीएमेटिक्स एडमिनिस्टर करना है